नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता, जहां पर हम आपको रॉ और अनफिल्टर्ड गपशप बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि कहां से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, कहां पर क्या खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी कौन पका रहा है, इससे भी हम आपको हमेशा रूबरू करते ही रहते हैं। और एक बार फिर से इस बार बिहारी हफ्ता में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस फ्रेम को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखिए, इस फ्रेम में आपको एक तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी, एक तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी और एक तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे सहयोगी आलोक। तो आइए फिर बिना देरी के इस गपशप की, इस चर्चा की और इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। शुरू करेंगे हम लोग ज्ञानेश्वर जी आपसे। खबर है हमारे पास कि इस बार आपके पास खबर ही नहीं है बल्कि खबरों का पिटारा है। क्या क्या है उसमें? समरीन जी, हम लोग वैलेंटाइन वीक में चल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। ठीक है जी, धन्यवाद आपका जी। और चलिए, जब वैलेंटाइन वीक है तो प्यार मोहब्बत की कुछ बातें कर लेते हैं। अब प्यार एक तरफा की दो तरफा, यह तो बाद में बताएंगे। और यह कहानी है बिहार के एक नेताजी की। देखिए, आपको पता है पिछले हफ्ते मैं दिल्ली था। बिल्कुल। इस कारण पिछले हफ्ते बिहारी हफ्ता आप लोगों ने ही किया, मेरी अनुपस्थिति में बढ़िया किया। तो जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो क्लब भी जाता हूँ और भी कई लोगों से मिलता जुलता हूँ। बिहार में क्लब जाने का कोई माने मतलब रह नहीं गया है अब 16 के बाद से, 2016 के बाद से। ठीक है, तो एक रात मैं दिल्ली के एक बड़े क्लब में था। एक बड़े ही गंभीर व्यक्ति मिले जी। और वह मंद मंद मुस्कुराते हुए पीछे से आए और मेरी पीठ को सहलाया। मैंने पलट कर देखा। उन्होंने कहा, क्या ज्ञानेश्वर जी, क्या हाल है? आपके नेताजी तो गजब ही कर रहे हैं। अच्छा। मैं चौंका। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, वैलेंटाइन वीक की कहानी तो नहीं है, पहले की कहानी है। और यह कहानी नेताजी की पहचान ऐसे कि वह सत्ताधारी पार्टी के हैं। नेताजी की पहचान ऐसे कि वह सरकार में है। तो उन्होंने कहानी सुनाई और कहा, बिहार के नेताजी के चाल चरित्र, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी ओर हमने इशारा किया। पटना से दिल्ली की फ्लाइट के हुए यात्री थे नेताजी। पास की सीट पर एक सुंदर सी महिला, सुंदर सी लड़की बैठी थी, किसी कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली, दिल्ली में। दोनों बिल्कुल आसपास अगल बगल की सीट पर बैठे। जान पहचान हो गई। नेताजी ने नंबर ले लिया, लड़की ने भी नंबर दे दिया। तो लगा दोनों ही कामकाजी हैं, मंत्री जी का महत्व समझते हैं। बिल्कुल। और वह भी जिस सेक्टर में कभी कोई जरूरत होगी तो जान पहचान पुरानी कहलाएगी। तो नंबर तो सेव हो गए। अब 2-3 दिनों के बाद नेताजी ने कॉल करना शुरू किया। अच्छा। अब नेताजी इतने बल वाले हैं, सरकार में हैं, तो उस लड़की ने कॉल रिसीव किया। लगा कि कुछ काम इन्हें आ गया होगा, बिल्कुल। जिससे हमें भी फायदा हो जाएगा, हमारी कंपनी को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन नेताजी तो लैला मजनू की बात करने लगे। अच्छा। लैला मजनू की बात करने लगे, बिल्कुल मजनू बन गए। पहले दिन वह समझी नहीं, दूसरे दिन फिर कॉल, तीसरे दिन फिर कॉल, यानी कि लगातार रात को भी। और बात वीडियो कॉल करने तक पहुंच गई। जी। ठीक है ना? जी। बिल्कुल 16 साल से 18 साल के लड़के लड़कियां जैसे बात करते हैं। अब वह लड़की चौंकी। नाम भी बता सकता हूं मैं, लेकिन बताना उचित नहीं है। और उसने अपने को सावधान किया। उसने अपने जानने वालों को बताया कि बिहार की ये नेताजी मुझे इस तरीके से ट्रेल कर रहे हैं,
हाँ, तो उसने आखिरकार नंबर ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ठीक है ना, जी जी। तो नंबर ब्लॉक कर दिया। जब यह कहानी हमने दिल्ली में सुनी, मैं पटना आया, नेताजी का नाम तो मैं जानता ही हूं, तो मैंने पटना के कई साथियों से, उन्होंने मुझे नेताजी का नाम बता दिया था, मैंने पटना के कई साथियों से, आलोक जी से, रवि उपाध्याय सर से और भी दूसरे साथियों से, क्योंकि मेरे आउट ऑफ सिलेबस था कि कोई नाम बता देगा, ठीक है ना, हमने पूछा कि ऐसे ऐसे एक नेताजी हैं और उनकी ये हरकत है। तो आलोक ने पूछा कि सिर्फ आप पार्टी का नाम बता दीजिए, सत्ता में है, सरकार में है, बता दूंगा। हाँ, तो हमने पार्टी का नाम बता दिया। आपको आश्चर्य होगा, आलोक जी ने भी और रवि उपाध्याय जी ने भी पहली बार में सही जवाब, पहली बार में, अरे हाँ, अच्छा, लाख टके के सवाल का 24 कैरेट जवाब दे दिया। क्या बात, हाँ, क्या बात तो है? हमें यह लगा कि बताइए, मशहूर है नेताजी, हाँ, अपनी हरकतों की नेताजी वजह से मशहूर है, समझे ना जी। और रात 8 बजे के बाद ही ज्यादा बातचीत करते हैं। अच्छा, हाँ? महिलाओं को बातचीत करनी हो तो 8 बजे के बाद सदैव आमंत्रित हैं, सदैव आमंत्रित हैं। दरवाजा खुला। तो वैलेंटाइन वीक की जेंट्स के लिए भी है कि महिलाओं को चटपटी तो खबर, लेकिन सच्ची खबर, सच्ची खबर, नहीं, कम से कम इतना तो खबर बता हमने बता दीजिए दी है। इशारों में कि नेताजी सभा वाले हैं कि परिषद वाले हैं। नहीं छोड़िए ना, अरे हाँ। देखिए सभा बड़ा है, समझे ना, सभा बड़ा है, सभा बड़ा हाँ, ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल, बाकी आप बिल्कुल। समझ लीजिए, समझिए। हाँ, समझ लीजिए। तो ये तो बात हो गई नेताजी। नहीं, लेकिन विधानसभा में इन दिनों हम देख रहे हैं, अच्छा, जब सदन के अंदर की बात हो रही है, विधानसभा में आजकल सम्राट चौधरी की काफी चहल पहल इसलिए है, पिछले दिनों हम बैठे हुए थे, इधर दो पक्ष होते हैं, एक तरफ विपक्ष के लोग बैठते हैं, एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं। विधायक इंतजार करते हैं कि या कहीं 2 मिनट बैठे तो बगल में बैठ तो जाएं, कुछ काम तो निकलवा लें, या अगर बीजेपी के लोग भी आए हैं तो जो एक राउंड पहले हाउस में जाने से पहले ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनका चैम्बर मिला हुआ है, सीएम का तो नीचे है, पहले फर्स्ट फ्लोर एक बार घूम के आते हैं, परिक्रमा करके आते हैं। तो ये तो विधानसभा के अंदर की पहल है। देखिए सम्राट चौधरी का कद बड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत कम बोलते हैं। नहीं कम बोलते हैं। और देखिए सभी को पता है कि नीतीश कुमार की याद की स्थिति क्या है, नीतीश कुमार कब भूल जाएंगे, कब याद आएगा, ध्यान मुद्रा। हाँ, तो सम्राट चौधरी आगे का भी स्मरण रखते हैं, पीछे का भी स्मरण रखते आपके हैं। क्रियाकलाप को भी जानते हैं। पप्पू यादव ने चुनौती दी तो पप्पू यादव कहाँ पहुंच गए, बेउर पहुंच हाँ, बेउर पहुंच गए, फिर अभी पीएमसीएच गए हैं। हाँ, पीएमसीएच गए, ठीक है, कल बेउर गए थे शाम में, हाँ, फिर पीएमसीएच गए। पीएमसीएच गए हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। और पप्पू यादव को यह संदेशा तो दे ही दिया गया ना, अधिक बोलो मत, चुप रहो। और देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ ट्वीट किया, बिल्कुल, हैंडल एक्स पर लिखा और सवाल उठाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए है कि वह नीट छात्रा मामले में सवाल पूछ रहे थे, बिल्कुल, सवाल बंद कराने की साजिश है, मुखर होके हाँ, पूछ रहे थे। लेकिन सलीम जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव कुछ बोले क्या? एक बार ट्वीट किया था। अच्छा, हाँ, पप्पू यादव के लिए तो अब नहीं, पप्पू यादव नहीं बोले, नहीं बोले हैं, तो मन मुस्कुरा रहे होंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई पप्पू यादव विपक्ष के नेता की तरह बिहार में काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हाँ, अधिक बोलते हैं इसलिए सुरक्षा भी कम कर दी गई। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी बोल गए, प्रियंका गांधी बोल गई, लेकिन तेजस्वी यादव खामोश है, तेजस्वी यादव खामोश है। जनता क्या सोच रही, देखिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई है, जनता को बात समझ में आती है कि वह बोल रहे थे, बिल्कुल, नीट छात्रा मामले में लगातार बोल रहे थे, राज खोल रहे थे, हाँ, सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद भी बोल रहे थे, बिल्कुल, हाँ। और जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है 35 साल पुराना, नहीं, मुझे लगता है ना कि ऐसे मामले हर किसी नेता के खिलाफ रखे होते हैं जी, ठीक है ना, जब जरूरत हो, और हाँ, और सोचिए ना मामला कैसा कि 35 साल पहले पप्पू यादव के पिताजी, पप्पू यादव के मित्र शैलेंद्र ने
पटना के शास्त्री नगर इलाके के पुनाईचक में, मुझे याद है, वो घर भी याद है, पास में ही एएन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बानवीर सिंह रहा करते थे। उसके ठीक बगल वाला जी, कि एक मकान को किराए पर लिया और कहा कि हम इसमें रहेंगे, और बाद में कार्यालय खोल दिया। वहां चहल पहल बढ़ गई। तो देखिए, अब तो यह आपराधिक मुकदमा होता भी नहीं है, तब के जमाने में हुआ करता था। अब तो दीवानी मुकदमा है बिटवीन, देखिए, जो किराएदार और मकान मालिक का विवाद, मतलब लैंड ओनर और रेंटर। हाँ, और जिसमें अभी उनके पिताजी का तो निधन भी हो चुका है। पिताजी का निधन हो चुका है, और जो मकान मालिक है उनका भी निधन हो चुका है, ठीक है ना। तो उन्होंने मुकदमा किया था, मुकदमा में इन्होंने जमानत ली थी। कब बेल टूट गया, कैसे टूट गया, इनको खबर मिली नहीं मिली। तो सम्राट चौधरी आज की तारीख में, लेकिन एक बात और आलोक जी, रवि सर, बिहार विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, नीतीश कुमार को गौर किया, कितने कितने बदले से नजर आ रहे हैं, कितने बदले से नजर आ रहे हैं। जो बात दबी जबान में कहते थे, आजकल खुलकर कह रहे हैं। नहीं, देखिए, दबी जुबान और खुलकर कह रहे हैं, वो तो ठीक ही है। चलिए, मखाना को उन्होंने क्या कहा, कहने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के एक और मंत्री हैं जो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाए। अब नीतीश जी को ही देखिए, अब ये आदत है या कोई बीमारी है, नीतीश जी पेट सहलाते ही रहते हैं, सहलाते ही रहते हैं, सहलाते ही रहते हैं। और आप 5-7 वर्ष पहले जाइए, नीतीश जी को बोलने के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था, बिल्कुल। और नीतीश जी, सिवाय इसके कि इन लोगों ने कुछ किया है जी, शाम के बाद कोई घर से निकलता था जी, इन लोगों ने सिर्फ बच्चा पैदा करने का काम किया है ना जी, ये लोग गड़बड़ करता था ना जी। इसके अलावा उन्हें हर कुछ बोलने के लिए लिखा हुआ पढ़ना पड़ा। बिल्कुल। हमने देखा कि जो नवनिर्वाचित सांसद आए हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए भी उन्हें लिखा हुआ ही पढ़ना पड़ा। सांसद के विधायक, उन्हें लिखा हुआ ही पढ़ना पड़ा। तो अब पढ़ रहे हैं, और देखिए, जब वह बजट पर बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो हमने देखा कि स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे, बिल्कुल, शिक्षा की बातें कर रहे थे। लेकिन हमने कहा ना कि मेमोरी लॉस कहीं ना कहीं दिखता है। तो शिक्षा पर बात करते हुए, स्वास्थ्य पर बात करते हुए, वह एक ही पन्ने को 2 बार पढ़ गए। उन्होंने फिर अपने को ठीक किया, सचेत किया। और देखिए, एक बात जिस पर मुझे क्या, प्रत्येक बिहारी को सोचना चाहिए कि हम लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। नीतीश जी क्या बोल रहे थे? नीतीश जी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए ना, हमने मामूली परीक्षाएं ली, मामूली परीक्षाएं ली। तो गांधी मैदान में भी बोला था। ठीक है समरीन जी, यह बिहार का दुर्भाग्य है, और जब राजा ऐसा बोले ना, तो सच में बिहार का भविष्य अंधकार में है। सोचिए समरीन जी, शिक्षक मामूली परीक्षा दे तो उनकी योग्यता क्या हो, और जब आप शिक्षकों के लिए मामूली परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं, दुनिया के हर देश में शिक्षकों का सम्मान भारत छोड़कर सबसे अधिक, जो विकसित देश है, बिल्कुल, तो शिक्षक तो सबसे कठिन परीक्षा में उन्हें पास होना चाहिए। लेकिन वो परीक्षा कठिन होती है, मामूली परीक्षा कहा ना, तो वो कहते हैं कि मामूली है। उन्होंने कहा 1 नहीं 4 नहीं 5 मौके दे रहे हैं, इसमें फेल हो जाए। परीक्षा जी, राज्यकर्मी का दर्जा। बताइए, आप शिक्षा भी देखती हैं, तो इसका मतलब नहीं शिक्षकों की पैरोकारी मत कीजिए। नहीं जी, ऐसे पैरोकारी मत कीजिए। तो मामूली परीक्षा कहाँ मामूली होती है? अरे भाई, परीक्षा तो परीक्षा ही होती है। परीक्षा पसीना छुटाने वाली कहाँ, कौन सी परीक्षा? आजकल तो मैं देखता हूँ,
हमने कई शिक्षकों के त्याग पत्र देखे जिसमें प्रधानाध्यापक भी सही नहीं लिखा हो। गलतियां मिल जाती नहीं हैं। रवि सर, हम इसको कंप्लीट कर लें। तो उन्होंने कहा मामूली परीक्षा। तो जब आप शिक्षकों के लिए मामूली परीक्षा ले रहे हैं तो कभी सोच सकते हैं कि छात्रों के लिए कड़ी परीक्षा लेंगे? और जब छात्रों के लिए कड़ी परीक्षा नहीं होगी तो फिर कहां से सोच लेंगे आपकी बिहार का टैलेंट जो है दुनिया में दंगा बजाएगा? क्वालिटी एजुकेशन कहां से आएगा? कहां से आएगा? तो बहुत ही मुझे दुख हुआ कि भाई ये कह रहे हैं शिक्षकों के लिए मामूली परीक्षा। नहीं, वो हम कह रहे थे कि जिन शिक्षकों की चर्चा नीतीश कुमार कर रहे थे तो वो नियोजित शिक्षक की बात कर रहे थे। तो नियोजित शिक्षक आप देखिएगा कि लंबे समय से वो लोग पढ़ा रहे हैं और जो अनुभवी हैं। अब आप इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग जर्नलिज्म हम नहीं किए हुए, लेकिन 25 साल 30 साल का जिसको अनुभव है वह निश्चित रूप से जो जर्नलिज्म करके नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जर्नलिज्म, उनसे बेहतर हम लोग पढ़ा सकते हैं। इतना तो अनुभव है ही है। ये हम कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए अगर नीतीश कुमार ने कहा है कि मामूली परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 आपको अवसर दिए जाएंगे, तो ये निश्चित रूप से हाँ, उसमें जब 4 अगर यदि बात कह रहे हैं, हाँ 4 या 5 जो भी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह एक अवसर दे रहे हैं और उनको एक राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात आ रही है। तब जाकर कहलाएंगे। वही कह रहे हैं, विशेष शिक्षक का लिए, लेकिन राज्य कर्मी कहलाने की बात है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने कुछ काम करने की मंशा है और इतने और कोई 1 2 3 4 10 नहीं है, ये लोग बड़ी संख्या में ये लोग नियोजित नहीं रवि सर, संख्या चाहे जो हो, देखिए हम और आप पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक। आपने कहा कि जब हम लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन आज यदि कोई सवाल हमसे और आपसे पूछे जाएंगे तो पत्रकारिता से जुड़े ही सवाल पूछे जाएंगे ना। हमसे कोई मेडिकल साइंस का सवाल नहीं पूछा जाएगा, हमसे नासो और इसरो का सवाल नहीं पूछा जाएगा, हमसे सिलिकॉन वैली का सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आप कह रहे हैं मामूली, भाई उनसे क्या पूछा जाएगा और क्या पूछा जाना चाहिए? देखिए, जब शिक्षक ही मामूली होंगे तो छात्र भी मामूली होंगे। मैं साफ साफ कहता हूं, शिक्षकों की परीक्षा में कड़ाई होनी चाहिए, तभी वह काबिल होंगे, तभी वह पढ़ा पाएंगे। आपने नियोजित शिक्षकों का हाल यह रखा कि नहीं तो आप देखिए TRE 4 TRE 1 TRE 2 हम उसी पर आ रहे हैं, आप ही के बात पर आ रहे हैं। TRE 1 TRE 2 अब क्या हो रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग को दिया गया है और तमाम तरह की जितनी भी माने CCTV लगा हुआ है, तमाम तरह का जो क्वेश्चन होता है, तो उस तरीके से बच्चे अब निकल रहे हैं। तो ये देखिए, क्वालिटी एजुकेशन बिहार सरकार अगर दे रही है तो उसके लिए व्यवस्था भी करिए। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? आपको क्वालिटी एजुकेशन बिहार के स्कूलों में दिखाई पड़ रहा है रवि सर? नहीं, अब देखिए पहले से तो हालात बेहतर नहीं, आप हमें बता दीजिए कि पिछले अच्छा चरवाहा विद्यालय से बेहतर है कि नहीं? अब तो हालात बेहतर है। चरवाहा क्या नहीं, देखिए आपने लंबी बहस छेड़ी, चरवाहा विद्यालय की बात आपने कर दी। देखिए, चरवाहा विद्यालय की शुरुआत, चरवाहा विद्यालय बनाने की बात लालू यादव ने की थी। आप भी सर पटना के किसी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे? हाँ पढ़े हैं। हाँ, जीडी पाटलिपुत्रा में पढ़े हैं। जीडी पाटलिपुत्रा में पढ़े हैं ना? हाँ पढ़े हैं सर। क्या इतिहास था? हाँ बिल्कुल, उस कालखंड की बात द्वारका में आपके द्वारका में मेरे पिताजी मिलन स्कूल में प्रिंसिपल थे। क्या कोई भी इन 20 वर्षों में, ठीक है हमने मान लिया कि लालू यादव ने स्कूलों को समाप्त किया, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, कौन सी गरिमा मिलर स्कूल की लौट गई, कौन सी गरिमा पटना हाई स्कूल का लौट गया, पटना कॉलेजिएट का लौट गया, BN कॉलेजिएट का लौट गया, जीडी पाटलिपुत्रा का लौट गया, पटना हाई स्कूल का लौट गया, गदनीबाग गर्ल्स का लौट गया, बांकीपुर गर्ल्स का लौट गया? यह बड़ा सवाल है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन कम से कम ये तब्दीली आई है कि अब शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं, वो भी समय पर पहुंच 20 रहे हैं, साल के बच्चे बाद। भी आ रहे हैं 20 साल के बाद जी। ये के पाठक इफेक्ट कह दीजिए, एस सिद्धार्थ इफेक्ट कह दीजिए, या फिर बी राजेंद्र का इफेक्ट है जो अब दिख रहा है। चलिए, 20 साल के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा भी लूट ले रहे हैं। 20 साल का चलिए, शिक्षक पहुंच रहे आलोक जी, हैं। आप गंभीर बता रहे बातें हैं। बहुत हो गई। हाँ, जी, जो हाँ। चटपटी खबर फिर सुन लेते हैं। हाँ। विधानसभा में इन दिनों हम देख रहे हैं रवि सर, सत्ता पक्ष अलग विपक्ष अलग बैठते हैं, लेकिन एक कॉमन जगह होती है जहां पर कोई कभी भी बैठ सकते हैं साथ साथ। वो जगह है कैंटीन। विधानसभा के कैंटीन में चिराग पासवान के 3 विधायक, नाम नहीं बताएंगे, छोड़िए, पटना से चलिएगा ना जी, अरवल होते हुए जाइएगा, पूरा सब रूट उधर ही वाले हैं, सब उधर ही वाले, सब आगे बढ़ते जाइए जितने उनमें से सोच लिए इसी जोन वाले सब हैं। नहीं, एक आप उधर का ही बता दिया। नहीं ठीक है, ठीक हम जा रहे हैं, आप ठीक चलिए ना भाई, ठीक जा रहे हैं।
वहां से फिर रिटर्निंग भी एक होता है, हम्म। एक रास्ता उधर की ओर भी कटता है। जी 3 ऐसे विधायक हैं जो पिछले 3 दिनों से तेजस्वी यादव के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की परछाई के साथ ही खाना खा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तेजस्वी चिराग के विधायक, चिराग के विधायक तीन विधायक। तीन हाँ। और तीनों वही सेम है। अच्छा तेजस्वी यादव साथ खाना नहीं खा रहे हैं। हाँ अब मान लीजिए अब यहाँ खा रहे हैं, हम्म, अब जानते हैं कि आपका तो नेता प्रतिपक्ष तो सीट अलॉट है, जी कमरा भी अलॉट है, हम्म बहुत बड़ा कमरा भी अलॉट है, इधर वाला भी कहीं वाला अलॉट है, हम्म, सीमा तय होती है। आप उसी के खास परछाई के साथ खा रहे हैं, रोज अच्छा खा रहे हैं, अच्छा। रोज खा रहे हैं। हाँ। अब मिलते हैं कि नहीं हमको नहीं पता, मिलते हैं कि जिनके नहीं। साथ खा रहे हैं, नहीं, एक दिन राबड़ी देवी के जिनके साथ खा रहे हैं वो आरजेडी के विधायक हैं कि नहीं है? नेता है, और नेता है। फिर हम तो परछाई कह दे रहे हैं, परछाई कर दे तो रहे हैं। परछाई कह दे रहे हैं। परछाई का संजय जी नहीं है, संजय जी तो अभी राज्यसभा में है, संजय जी नहीं है। देखिए, अब तो आपने संजय जी की बात कर दी। देखिए, अब तो भाई तेजस्वी यादव की परीक्षा का वक्त आ गया। राज्यसभा के चुनाव की रणभेरी बजेगी, और यदि तेजस्वी यादव ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वह छठा उम्मीदवार दे सके, तो 2030 के विधानसभा चुनाव के पहले राज्यसभा में राजद का कोई नहीं बचेगा। संजय यादव भी सदस्य नहीं रह पाएंगे, उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। अभी प्रेम गुप्ता भी खत्म हो रहा है, हाँ, प्रेम गुप्ता और एडी सिंह का खत्म हो रहा है। फिर मीसा भारती भी, मीसा भारती भी नहीं, मीसा भारती तो लोकसभा हो गई, लोकसभा चली गई है। हाँ, उनका फयाज का, ऐसा। हाँ, तो उनका भी समाप्त होगा। जी। तो इनका लिटमस टेस्ट। और देखिए, अब तो विधानसभा की बात रवि सर ज्यादा बेहतर करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने निशाने पर लिया, तो हम तो यह भी कहते हैं कि फिर नीतीश कुमार अपने में नहीं थे। नीतीश कुमार ने स्वयं कबूल कर लिया बिल्कुल कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी पैसा कमा रहे थे। हाँ? ठीक है, तेजस्वी यादव चुनौती नहीं दे पाए। तेजस्वी यादव को चुनौती देनी चाहिए थी कि मैं आपके मुख्यमंत्री रहते पैसा कमा रहा था, तो भ्रष्टाचार की किस संचिका पर मैं दस्तखत कर रहा था? नहीं, सवाल नहीं, मैं हाँ, जी, और यदि भ्रष्टाचार की संचिका पर मैं दस्तखत कर रहा था, तो मैं तो अब सरकार में नहीं हूं। बिल्कुल उस भ्रष्टाचार की संचिका को खोल लीजिए और मुझ पर मुकदमा कर दीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत सीधे तौर पर आरोप लगाए कि आपने कहां से कमाया, कहां से पैसा लिया, सब पता है, और उन्हीं पैसों से आप हमारे 6 विधायकों को खरीदने वाले। यह बिना पढ़े हुए बोल रहे थे, यह बिना पढ़े हुए बोल रहे थे। ये उनके जी, माइंड में जी, हाँ हाँ, देखिए, जो बातें उन्हें घूमती रहती है ना, वो बोल देते हाँ, हैं, वो बोल देते हैं। हाँ। लेकिन इसका जवाब तेजस्वी यादव ठीक से नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। क्या रवि सर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार एकदम स्पष्टता के साथ नेता प्रतिपक्ष को, जो तेजस्वी यादव को, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, एकदम आप इस बात को वर्बेटम नोट कर लीजिए। यही सवाल था उनका, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया था? तुम तो हमारे 6 विधायक को इधर खरीद रहे थे। तो ये, अब देखिए, खरीद रहे थे, ये फ्लोर टेस्ट की बात हो गई। हाँ, बिल्कुल, फ्लोर टेस्ट की बिल्कुल, बात याद करिए। तो वो अब जो उन्हीं के सरकार में वह उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो अगर यदि उस समय उसने पास पैसा उनके पास आ रहा था, तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बिहार थे, तो उनको उस समय पकड़ना चाहिए, दबोचना चाहिए, फाइल संचिका निकालनी चाहिए, जो ज्ञानेश्वर जी बात कह रहे हैं। तो अब उनके पास है नहीं सिवाय कुछ कहने का। अगर यदि देखिए, अगर यदि जो बोला जाता है ना कि CCC से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से, तो निश्चित रूप से अगर यदि आपके शासन में आप मुख्यमंत्री रहते हुए नीचे के ओहदे पर कोई आदमी अगर पैसा ले रहा है, कमा रहा है, जो आप कह रहे हैं, देखिए, विधानसभा की एक एक बात की प्रोसीडिंग्स नोट होती है, इसको आप मान लीजिए। तो उस प्रोसीडिंग में यह बात आई है, तो यह बात निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी ने एक बात और कहा सही कि तेजस्वी यादव इसका जवाब नहीं दे सके। तेजस्वी यादव को यह बात पूछना चाहिए था सदन के अंदर, तो वह भी प्रोसीडिंग में उनकी बात भी आती कि जब नीतीश कुमार की बात प्रोसीडिंग में आएगी तो उनकी बात की भी चर्चा होती, लेकिन वह नहीं, चूक गए। तो यही, यानी कि तोहमत का जवाब नहीं दिया, नहीं दे पाए, उंगली जो उठी उसको नीचा नहीं किया। और देखिए, तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है, और तालियां जरूर बजती हैं। देखिए, 202 है ना, 202 सत्ता पक्ष के विधायक हैं, प्रचंड जीत है। लेकिन नीतीश कुमार बार बार भूल रहे हैं। देखिए, जब वह भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा तेजस्वी की ओर देखते हुए, कह रहे तुम्हारे पिताजी 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए थोड़े बने थे, 7 वर्ष बने थे, फिर तुम्हारी माता जी, ठीक है ना। तो नीतीश जी बार बार भूल रहे हैं, तो टोकना चाहिए, ठीक है ना। और आपको बिहार ने विपक्ष की जिम्मेवारी दी है, ठीक है, संख्या आपके कम हो गए,
लेकिन जो लड़ता है वही जीतता वही है, जीत आगे वही बढ़ता है, जीतता जीतता है जी। देखिए यही एक बात और कहे, बड़ी निराशा हुई, हम्म, ठीक है ना, विद्वता की निराशा हुई, इस बात की निराशा हुई कि आप अपने को बहुत ज्ञान वाला समझते हैं। इस बात की निराशा हुई कि आपकी बातों को सभी लोग सुनते हैं और समझते हैं, फिर भी ऐसी गलतियां आप करते हैं। किससे? किससे? प्रशांत किशोर से। अच्छा। प्रशांत किशोर से। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आपको फटकारा, आप गए थे बिहार का चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर, आपको बात समझ में नहीं आई। देखिए प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहा जाए, उनके पास वकीलों की बड़ी पलटन, बाईबीगिरी यहाँ है, दिल्ली में ये है वो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिन बुनियादी बातों से उन्हें फटकारा है वह तो सोचने लायक है कि इनकी तैयारी कैसी होती है। क्या गड़बड़ा गए हैं? गड़बड़ा गए हैं? और देखिए अब तो हैंडल एक्स पर क्या क्या वायरल है उस पर हम कुछ अभी नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रशांत किशोर का पक्ष आना है, फिर वह जो सांसद हैं उनका पक्ष आना है, लेकिन आपकी तैयारियां गड़बड़ हैं और ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ठीक है ना, कि आपने सोचा ही नहीं कि आप एक याचिका दायर करेंगे, क्या तर्क देंगे क्या नहीं तर्क देंगे, और सीधे चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर पहुंच गए। तो ये बात तो समझ में आई नहीं। ज्ञानेश्वर जी, लेकिन एक बात है, अब प्रशांत किशोर जैसे इतने मैं वही तो कह रहा था, जानकार व्यक्ति का मान लीजिए उनका पिटीशन वहां याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगता है, एक्सेप्ट होता है, तभी जाकर के इतनी बात भी आई, लेकिन ये उनके लॉयर किस तरीके किस स्तर पर काम किया कि यह बात उनको बेसिक, हम लोग जैसे जो लेमैन है, हम लोग जानकार नहीं है विधि के, लॉ के, हम लोग इस बात को ये समझ पा रहे हैं, तो कैसे नहीं समझे कि यहाँ पर स्टैंड नहीं करेगा। इतनी बात तो उनके प्रशांत किशोर को लोग तो भाई मोर देन लॉयर, मोर देन फाइनेंसर, बिल्कुल, मतलब किसी मामले में एक्सपर्ट मानते हैं, तो ये बात तो समझ में आई नहीं। चलिए आप राहुल गांधी की चर्चा कर दीजिए। बिल्कुल, राहुल गांधी की चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ वक्त पहले डॉक्टर शकील अहमद लगातार चर्चा में बने हुए थे, कांग्रेस वाले, अब नहीं है कांग्रेस पूर्व में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बिल्कुल बिल्कुल लगातार चर्चा में बने हुए थे। एक पॉडकास्ट था जिसकी वजह से चर्चा में आए थे और उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए थे राहुल गांधी पर। साफ साफ कह दिया था कि राहुल गांधी डरपोक हैं, राहुल गांधी इनसिक्योर हैं, और यहाँ तक कह दिया था कि राहुल गांधी को डर लगता है, हर मजबूत कांग्रेसी से डरते हैं। राहुल गांधी क्या कहा था वो हम दिखा चुके हैं, लेकिन हम लोग भी जब उनसे मिलने गए तो तकरीबन 1 घंटे उनके पास हम लोग बैठे थे, और उस दौरान भी उन्होंने कई बड़े बड़े खुलासे किए और कई बहुत कुछ बताया उन्होंने। देखिए उन्होंने साफ साफ बताया कि राहुल गांधी की जो ये पप्पू इमेज बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, इसके पीछे एक वजह है और उनको अपनी माताजी यानी कि सोनिया गांधी से अब सीखने की जरूरत है। देखिए उन्होंने जो किस्सा सुनाया वो हम सुनाएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब कोई उनसे मिलने जाता है, जब कोई मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री उनसे मिलने गए, और राहुल गांधी का क्या है कि अगर राहुल गांधी आपसे बोर हो गए, अगर सामने वाला हिंदी में बात करता है तो राहुल गांधी जल्दी बोर हो जाते हैं, और जब वो बोर हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पास एक डॉग है जिसको वो बिस्किट खिलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने साफ कहा कि ये तो अपमान था उस मुख्यमंत्री का। उनको ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि हम तो भाई मिलने आए हैं, आपसे चर्चा करने आए हैं, और आप हमसे बोर हो गए, इतना बोर हो गए कि आपने अपने डॉग को बुलाया और उसको आप वहां पर बिस्किट खिलाने लगे। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि राहुल गांधी को सुधरने की जरूरत है, कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। दूसरी बात भी उन्होंने कही कि माता जी से और क्या सीखना है। माता जी से उन्होंने कहा कि आपको ये सीखना है कि राहुल गांधी क्यों, अगर हम वीडियोस देखते हैं राहुल गांधी के वायरल हो रहे हैं कि कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, लीटर को किलोग्राम, किलोग्राम को लीटर, मतलब तरह तरह की चीज है। तो उन्होंने कहा कि जो बुनियादी चीज है क्यों गड़बड़ा रहे, गड़बड़ा इसलिए रहे क्योंकि वो अंग्रेजी में सोचते हैं। अच्छा, राहुल गांधी थिंग्स इन इंग्लिश। अच्छा, जबकि जब आपको भाषण देना है लोगों से तो इसके लिए जरूरी है कि आप हिंदी में सोचिएगा ना, तभी आप वार्ता को आगे बढ़ाइएगा। बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी हिंदी में नहीं सोचते हैं, वो अंग्रेजी में सोचते हैं, और इसीलिए लूप होल हो जाता है। हिंदी में वो फ्लुएंसी नहीं है, वो पकड़ नहीं है। तो ये भी आपको अपनी माता जी से सीखना पड़ेगा। उन्होंने और भी बताया कि देखिए सोनिया गांधी जी के बारे में ये है
कि वो तब तक अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे जब तक आप अंग्रेजी उनके सामने नहीं बोलेंगे। अच्छा। यानी कि आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं अंग्रेजी में तो सोनिया जी भी फिर अंग्रेजी में बात करेंगी। लेकिन राहुल गांधी के साथ क्या है, 2 शब्द आपका सुनेंगे हिंदी में, फिर वो अंग्रेजी में शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो लोग उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे। बस इतना ही नहीं, देखिए उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी से एक तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो राहुल गांधी क्या करते हैं कि वो पहले फोन करेंगे जो जिला अध्यक्ष उनको कि इनसे मिला जाए कि नहीं मिला जाए, इस नेता से जो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो जब आता है कि नहीं भाई इनसे मत मिलिए, तो राहुल गांधी तुरंत में जिला अध्यक्ष को तो फोन करते ही नहीं होंगे, प्रदेश अध्यक्ष को करते हाँ, हैं, या संगठन प्रभारी को करते हैं। तो तुरंत में जब वो, अगर जाहिर सी बात है कि आपसे उनका कुछ टसल चलेगा तो वो रोक देते हैं कि नहीं आपको मिलने की जरूरत नहीं है, हम लोग देख लेंगे। मैं यही एक और किस्सा सुना देता हूँ कि देखिए शकील अहमद साहब जेडीयू में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, वो नहीं जा रहे, नहीं जा वो रहे, नहीं जा रहे, चलिए। बिल्कुल। देखिए मुलाकात हुई थी जेडीयू 2014 जी, जब मोदी प्रधानमंत्री बने, बन ही जाएंगे यह कौन जानता था? कोई नहीं। रामविलास पासवान बीच में थे और रामविलास पासवान की इच्छा एनडीए के साथ जाने की नहीं थी। गोधरा के वक्त उन्होंने क्या किया था यह भी पता है। तो रामविलास पासवान यूपीए के साथ ही चलना चाहते थे और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकातें भी हो चुकी थी। नवंबर दिसंबर से पहले ही मुलाकात हो गई थी 2013 में। और सोनिया गांधी इस बात को लेकर सहमत थी कि रामविलास पासवान जी साथ रहेंगे और चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा, जनपद पर रामविलास पासवान जी का बंगला। तो सोनिया गांधी जी ने कहा कि रामविलास जी एक बार आप राहुल जी से बात कर लीजिए, बाकी सब बातें ठीक है। अब जो आपने कहा ना कि राहुल गांधी से मिलना बहुत कठिन है, अब रामविलास पासवान जी ने राहुल गांधी जी से मिलने के लिए समय मांगा। महीने गुजरते चले गए। रामविलास पासवान जी को समय नहीं मिला। सोनिया गांधी से उन्होंने 2 बार मुलाकात कर ली थी। बस सोनिया गांधी ने जो कहा था उस पर मुहर लगवानी थी। अब कितने दिनों का वेटिंग पीरियड? सोनिया जी ने कह दिया था राहुल जी से मिल लीजिए, इसको मतलब कि राहुल जी की सहमति आवश्यक थी। तो दिसंबर भी गुजर गया। अब देखिए इसका फायदा कैसे बीजेपी वालों ने उठाया। 14 जनवरी तिल संक्रांत, दही चूरा, रामविलास पासवान दही चूरा खिलाते थे। राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्योता मांगकर रामविलास पासवान के घर पहुंच गए। अच्छा, न्योता मांगकर रामविलास पासवान के घर पहुंच गए और बीजेपी के दूसरे नेता। और वहीं इस बात की बुनियाद पड़ गई कि रामविलास पासवान यूपीए के नहीं एनडीए के सहयोगी होंगे। और तब से लेकर अब तक यही काफिला चल रहा है। ये चल रहा है। पहले पिता के साथ, फिर पुत्र के साथ। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, रामविलास जी कहा करते थे, हमको याद है कि चिराग पासवान की ओर दिखा करके, हम एकदम सही बात बोल रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, कि यही देखिए हम एनडीए में जो है सो हमको नरेंद्र मोदी के चिराग पासवान के बारे में बताते हैं कि बोले यही जो है सो हम तो नहीं, यही जो है सो माने एकदम माने कहने का मतलब यह है कि वही जो है सो एनडीए में हमको लेकर तो और इधर तो मोदी जी के यही बात वो कहते थे, इसी बात को चर्चा के बीच में इसीलिए नहीं ये ठीक है। देखिए भाई वही ना, जब भी प्रशांत किशोर की बात होती है, प्रशांत किशोर ही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लिसनर हैं। प्रशांत किशोर कितने अच्छे लिसनर हैं ये तो समरीन बताएंगे। यह तो समरीन बताएंगे। नहीं है, अच्छे लिसनर हैं। सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। अच्छा, सुनते हैं अपनी बातें? नहीं, अपनी बातें कह देते हैं लेकिन सुनते हैं सामने वाले की भी, सामने वाले की सुन लेते हैं। सुनते हैं। ठीक है, चलिए आप बस गुस्सा जल्दी कर देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे सुनते हैं, सुनना पसंद है उनको। तो चलिए आरसीपी सिंह को लेकर कुछ कह रही थी। आरसीपी सिंह को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि देखिए आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि अब होगा जेडीयू में एंट्री, तब होगी जेडीयू में एंट्री। कभी कभी तो ये भी कह दिया गया कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, जेडीयू में एंट्री नहीं होने जा रही है, कयासों पर फुल स्टॉप लग गया है। लेकिन हम ये बता दें कि अभी तक कयासों पर फुल स्टॉप नहीं लगा है। बात और चर्चाएं अब भी चल रही हैं और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि होली के दरमियान कुछ भी देखने को मिल सकता है। नहीं, अब हम 2 दिन पहले ही घटना सुनाते हैं। जिस दिन ये शब बारात वाली छुट्टी थी उस दिन की घटना है
सीएम हाउस पे विटामिन के वाले ही एक नेता थे, जी। विटामिन के कहते हैं कि मतलब सेम सामाजिक की बात, हम्म। विटामिन के वाले ही नेता थे और रहे हैं सदन में, अभी सदन में नहीं है लेकिन करीबी ही माने जाते हैं। तो गए थे बड़े दिन के बाद, तो पुर्जा पर लिख कर दिया सामने में, बोले कि देखें क्या है क्या है। तो बोलना चाहिए था आरसीपी सिंह, इन्होंने कहा कि रामचंद्र बाबू को चाह रहे हैं कि ले आते, छोड़िए गलती हो गया था। तुरंत ऐसे देख कर बगल में हरिंदर जी खड़े रहते हैं और भी एक दो लोग थे, हरिंदर जी मोस्ट प्रोबेबली वहाँ रहते ही रहते हैं। तो बोले के है ये, क्या बारे में बोल रहे हैं, क्या है ये रामचंद्र, देखो जी। उसके बाद जैसे उन्होंने नाम जान तो सब गए थे, उसके बाद फिर बगल के एक व्यक्ति ने कहा सर आरसीपी का नाम। अच्छा, पुर्जा तुरंत उन्होंने पढ़े ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जैसे ही रामचंद्र कहा तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब दे दिया क्या है ये, और पुर्जा बगल में दे दिया। देखते हैं, देखिएगा ना पढ़ के क्या लिखा हुआ उसमें। तो देखिए आरसीपी सिंह की कोशिश है, मैं कह रहा हूँ जेडीयू की कोशिश नहीं है, आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार की कोशिश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आरसीपी सिंह की बेचैनी है, लेकिन कुर्मी समाज का दबाव है। नहीं भाई, कुर्मी समाज, आप देखिए कुर्मी समाज में आरसीपी सिंह से बड़े नीतीश कुमार है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल कुर्मी है। समाज, लेकिन कुर्मी समाज को निशांत कुमार की चिंता कुर्मी समाज में हाँ, लेकिन आपको यह बता देते हैं जी कि देखिए मैं इस सादगी को पसंद करता हूँ कि अभी वह गए वृंदावन और बिना किसी ऑटो रिक्शा में नहीं, ऑटो रिक्शा में बैटरी रिक्शा, हवा टोटो या हवा। हाँ, लेकिन दूसरी बात आपको कह दे कि देखिए बहुत लोगों को लग रहा है कि होलिका दहन, इसके बाद ये और वो, निशांत की पॉलिटिकल एंट्री, बड़ी पॉलिटिकल एंट्री रंग गुलाल के साथ नहीं होने जा रही है। नीतीश कुमार आज भी इस बात के पकड़ नहीं है कि निशांत कुमार को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, क्योंकि वह अपनी उस यूएसपी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, परिवारवाद, हाँ, कि जिसमें कोई कह दे कि आखिर अंत समय में नीतीश कुमार ने भी परिवारवाद को ही आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। तो ये रही बात है, ये पूरी बात है। तो सुना आपने क्या कुछ घटा है और कहां से क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं, वो भी हम लोगों ने बिल्कुल तफसील के साथ आपको बताया है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।